अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी आज की जो वीडियो है इसको प्लीज़ आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये सारी कोरोना के बारे में आप एंड तक सुनेंगे तो ही आपको पता चल सकेगा सारी चीज़ों के बारे में। क्योंकि मुझे खुद ये कोरोना हुआ था और मैं बड़ी मुश्किल से उसमें से निकली थी, और ये इसी के बारे में ज़रूर सुनिए। बहुत सवेर कोरोना हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोरोना के उस अटैक से निकल आई। तो उसके बाद मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें सीखी। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी वो स्टोरी आप लोगों से शेयर करूं और आप लोग भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि अभी भी कोविड ख़त्म नहीं हुआ, तो आपको भी पता चल जाए कि कोविड में कैसा महसूस होता है, क्या ट्रीटमेंट होती है और कैसा आप सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि कोविड के जो सिम्टम्स हैं ना, जो शुरू के सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं उसके, वो कोई इतने ख़ास नहीं होते। मेरे साथ भी ये हुआ था, मेरे हस्बैंड के साथ ये हुआ कि हमारी पूरी फैमिली को हुआ था। हुआ कुछ इस तरह के जब हस्बैंड को हुआ तो और मैंने मोस्टली मेल्स में ये चीज़ होती है कि जब उनको होता है तो उसमें मोस्टली ऐसा होता है कि फ़ीवर होता है, बुखार चढ़ता है बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड के साथ भी इसी तरह था कि खांसी थी, नॉर्मल गला ख़राब था, लेकिन बुखार बहुत ज़्यादा था, जैसे 102 103। और जो मेन सिम्टम है ना, जब मतलब जो मेन अलामत जो मुझे फ़र्क लगती है कि खांसी भी होती है, ज़ुकाम भी होता है, गला ख़राब होता है लेकिन थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन जब आपको कोरोना वाला मसला होता है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बॉडी एक्स होते हैं, जिसम में दर्दें और हड्डियों के अंदर शदीद दर्द होती है। ठीक है, ये पहचान है। इवन ये डेंगू में भी होता है इस तरह से। तो उनको साथ ये इशू था। अच्छा, मेरे साथ अब क्या था कि मुझे बुखार था और वो था कोई 101 102 तक, और मुझे महसूस ही नहीं होता था। मेरी बॉडी उसको महसूस नहीं कर सकती थी कि मुझे जी बुखार है। ठीक है, वो तो जब चेक किया तो पता चला कि मुझे बुखार है, लेकिन ख़ुद मुझे नहीं पता चलता था। उसके बाद मुझे हल्की हल्की खांसी थी, कोई बहुत ज़्यादा खांसी नहीं थी। तो अच्छा, हस्बैंड को जब ये सब हुआ, उनका कोरोना का टेस्ट हुआ, वो हॉस्पिटल उनको लेके चले गए कि उनको जी उन्होंने कहा कि हम वो करेंगे क्वारंटीन, जो भी साइड पे कर लेंगे। मेरी दफ़ा ये हुआ कि मुझे कफ बहुत लाइट सी थी, बहुत ज़्यादा खांसी नहीं थी। और मोस्टली हालांकि कोविड के अंदर लोग कहते हैं कि खांसी बहुत होती है। अच्छा, मैं एक माइटिका टैबलेट होती है 10 mg की, मैं वो लेना शुरू होगी। पहले मुझे ये होता था कि एलर्जिक खांसी होती थी तो मैं 10 mg की वो टैबलेट ले लेती थी। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग भी लें, मतलब बहरहाल मुझे उससे बहुत अफेक्ट, जो इस तरह की खुश खांसी होती है ना, जो गले में इरिटेशन करती है मेरी, उससे ठीक हो जाती है, क्योंकि मैं थोड़ी सी एलर्जिक हूँ। तो मैंने इवन वो 2 दफ़ा लेने शुरू कर दी कि मेरी खांसी उससे सेटल क्यों नहीं हो रही, वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही। लेकिन खांसी मुझे थी, और थी भी खुश्क वाली, जो ऐसे गले में लगती है, उसमें बलगम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसको आपका गला छिल जाता है और बड़ा मसला होता है। लेकिन उसमें यह था कि जैसे नॉर्मली लोगों को बहुत खांसी होती है, शायद वो गोली लेने की वजह से मुझे यूँ खुश खांसी महसूस नहीं हुई। तो मुझे खांसी थी, लेकिन उस मेडिसिन की वजह से बेहतर जा रही थी, तो मैं नहीं मान रही थी कि मुझे कोरोना है। उसके बाद क्या हुआ कि जब हस्बैंड के टेस्ट आए तो मैंने सोचा मैं भी करवा लूँ। जब मेरा टेस्ट आया तो मेरा पॉजिटिव था। फिर मेरी बेटी है 3 साल की थी उस टाइम, उसका कराया तो उसका भी पॉजिटिव। अब ये था कि मुझे डर था कि मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना, हमें वो आइसोलेट कर देंगे अलग से, ये वो, तो कैसे होगा, बच्ची कहाँ जाएगी, मैं कैसे रहूँगी, मेरे हस्बैंड कैसे रहेंगे। खैर, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हम सबको ना एक जगह कर दें। अच्छा, अभी भी जब हस्बैंड चले गए, वो वहाँ से गए और वो ठीक हो गए। पहले वो ठीक हो के, मतलब जैसे गए 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी फैमिली का भी पॉजिटिव आ गया, तो अब सारे घर में इकट्ठे रह लें। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो वो वापस आ गए। अब मैंने ये कहा कि मैंने नहीं जाना हॉस्पिटल। मैं खैर 2 दिन गुजरे इन सिम्टम्स के साथ। अब क्योंकि मुझे खांसी की शिद्दत उससे थोड़ी कम हो गई, जो मैं वो दवाई खा रही थी, और बुखार मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा मैं ठीक हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी को, तो ये अपने आप को चेक रखना है, अपना बुखार चेक करना है। ये नहीं है कि आप थोड़ा सा अपने आसपास लोगों को हुआ तो आप कहेंगे मैं ठीक हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि मुझे सांस चढ़ने शुरू हो गई है। मतलब मैं चल के कहीं जा रही हूँ, मुझे सांस चढ़ रही है। मैं कुछ भी कर रही हूँ, मुझे सांस चढ़ रही है। इवन मैं उठ के बैठ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि बस जो सांस चढ़ने की रफ्तार थी वो ज़्यादा हो गई। वो इस तरह हुई कि अगर मैं उठ के बेड से, मतलब चप्पल भी पहनी है, तो मुझे सांस चढ़ रही है। मैं अगर वॉशरूम अटेंड गई हूँ तो हाँ, मुझे सांस चढ़ना शुरू हो गई है। मैंने उस चीज़ को उस टाइम महसूस करना शुरू किया कि मुझे सांस बहुत चढ़ रही है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी सांस फूल जाती है, और मेरा तो इवन बाजू हिलाने से, कुछ करने से भी सांस फूल रही है। फिर भी मुझे ये नहीं हुआ कि मेरे जो फेफड़े हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और मुझे तो जी कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि एकदम एक दफ़ा बैठी हुई मैंने देखा मेरे नाखून हल्के हल्के नीले होना शुरू हो गए, हल्के हल्के जैसे मरून से, और ये
उससे एकदम मुझे एहसास हुआ कि मेरे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन कम होने लगा है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरा ये जो है ना मसला बन रहा है, और ये जो है ना मुझे लग रहा है मेरे नेल्स का कलर ख़राब हो रहा है। और फिर भी मतलब हम ख़वातीन बहुत ज़्यादा वो सख्त जान होती हैं, तो हम कहते हैं अच्छा हॉस्पिटल ना ही जाना पड़े। फिर बहरहाल मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब तो मान तो नहीं रही, तो लेकिन ज़बरदस्ती है जो भी है, जैसे भी अभी तुम चलोगी हॉस्पिटल। और मैं जैसे हॉस्पिटल गई, उन्होंने एडमिट कर लिया। जब उन्होंने मुझे एडमिट किया तो उस टाइम उन्होंने मुझे ऑक्सीजन लगाई, क्योंकि जैसे ही उन लोगों ने मुझे पल्स ऑक्सीमीटर लगाया तो मेरी सैचुरेशन 90-92 पे थी। मतलब आपके पास अगर पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है तो घर में प्लीज़ वो भी रखें, क्योंकि उससे भी आपको हेल्प मिलेगी अपनी सिचुएशन ढूंढने में। अगर आपको सांस चढ़ रही है तो आपका जो जिस्म का ऑक्सीजन लेवल है वो 98 होना चाहिए, उसके ऊपर आता जाता है पल्स ऑक्सीमीटर के ऊपर। मैंने पल्स ऑक्सीमीटर का भी रिव्यू दिया हुआ, मेरी एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, इसीलिए कि आप लोग उसमें से भी देख लें कि वो भी लाइफ सेविंग चीज़ है, आपके पास घर में होनी चाहिए, आपको अंदाज़ा हो कि आपके जिस्म के साथ, बॉडी के साथ क्या हो रहा है। जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि इनकी तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। उन्होंने मुझे खैर फटाफट उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया, उन्होंने मुझे ऑक्सीजन लगाई। अभी तक अब डॉक्टर्स को, क्योंकि मैं ह्यू एंड क्राई नहीं मचा रही थी, अभी भी डॉक्टर्स का इस तरफ आइडिया नहीं जा रहा था कि उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने मेरी जो नॉर्मल रूटीन की मेडिसिन होती हैं वो स्टार्ट कर दी। जैसे उसमें एजोमैक्स कैप्सूल्स थे, जिथ्रोमाइसिन 500 mg में सुबह शाम ले रही थी, साथ विटामिन सी की टैबलेट थी 1000 वाली, वो मैं एक स्टार्ट कर दी। साथ उन्होंने मुझे लोपरीन देना शुरू कर दी 75 mg की। ये मतलब उन्होंने मेरी मेडिसिन स्टार्ट कर दी, और मुझे याद है विटामिन सी का एक इंजेक्शन भी स्टार्ट किया था। अच्छा जैसे उन्होंने मेरी मेडिसिन स्टार्ट की तो उनको लगा कि ये स्टेबल हो जाएगी पेशेंट, ये वो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो हर चीज़ का बहुत शोर मचाते हैं, मैं इतना वो नहीं कर रही थी। अच्छा, अब जो मेन इसमें पॉइंट है, जो नोटिस करने वाला बात है, कि अब जो करने वाली बात है उसमें ये था कि मेरा जो ऑक्सीजन लेवल था ना जिस्म का, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन लेवल, अच्छा वो मेरा था 90-91, मतलब 90-91 पे। अब आपकी बॉडी के अंदर होना चाहिए 98-97, मतलब जो अकॉर्डिंगली उस टाइम जो डॉक्टर्स कह रहे थे कि नॉर्मल इतना हो तो आप ठीक हैं। लेकिन अगर इससे कम वो कहते थे बिल्कुल भी ना हो, मतलब 98-97 या मैक्सिमम 97 तक होना चाहिए, उससे डाउन वो नहीं होने दे रहे थे। अच्छा, वो अब बढ़ क्यों रहा था? ऑक्सीजन लगने से। अब तब तक मुझे नहीं पता चला कि मेरी सिचुएशन कितनी डाउन हो चुकी है, क्योंकि जब उन्होंने मुझे ऑक्सीजन लगा दी तो वो भी तसल्ली में आ गए, मैं भी कि अच्छा ठीक है अब मैं बेहतर हूँ। अब यहाँ पॉइंट क्या था कि मेरी सिचुएशन जो थी, 1-2 डॉक्टर्स थे, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि डॉक्टर्स का जीनियस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक डॉक्टर ने मुझे एडमिट करके ऑक्सीजन लगा दी एंड दैट्स इट। जब रात हुई तो रात में मैं सो रही थी, और तब तक मुझे तो ऑक्सीजन पे थी, मुझे नहीं आइडिया था कि मेरे लंग्स की क्या सिचुएशन है। और उन्होंने मुझे कहा कि जी एक्सरेज भी करवा लें, वो भी शायद मैंने शरवा लिए थे। तो उस टाइम तक अभी मतलब उसका रिज़ल्ट नहीं आया हुआ था एक्सरे का। अच्छा, रात को अब जब मैं सोई हूँ ना, तो मेरे लिए वो एक क़यामत का लम्हा था कि मेरी कहीं ऑक्सीजन उतर गई। हालांकि उन्होंने मुझे मास्क से नहीं लगाई थी, मास्क से लगी हुई थी, प्रॉप से नहीं लगाई हुई थी, जो कैनुला होता है नाक के अंदर, वो नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ये वाली ऑक्सीजन इस तरह से लगा लें और ये बेहतर है आपका जो है ना। अच्छा, अब रात को कहीं क्या हुआ कि मेरी वो ऑक्सीजन उतर गई, और मुझे नहीं पता चला कि वो कब उतरी है, मैं क्योंकि सो रही थी। और वो लम्हा मेरे लिए क़यामत का था, क्योंकि उसमें मैंने इतनी चीखें मारी, क्योंकि मेरी सांस, मेरा दम घुट गया। मुझे लगा बस मैं मरने वाली हूँ, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल आखिरी सांसों पे मैं थी मेरी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे लंग्स अंदर से कितने डैमेज हो चुके हैं। तो मीनवाइल क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड आए हैं उसी टाइम, मतलब वो भी साथ उसी रूम में थे, तो विद मतलब कुछ सेकंड्स हुए होंगे, लेकिन लंग्स क्योंकि बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से क्या हुआ कि वो ऑक्सीजन ज़रा सी भी उतरी तो मेरे लिए वो बर्दाश्त से बाहर थी। उन्होंने खैर मुझे ऑक्सीजन लगाई, वो एपिसोड हो गया। मैंने भी कहा इग्नोर करें, ठीक है, कि मुझे कहीं अलग ना कर दें ज़्यादा सीरियस समझ के। मॉर्निंग में क्या हुआ कि अल्लाह ने जिसको शिफा देनी हो, अल्लाह ताला की तरफ से अमर था। तो मेरे हस्बैंड ने क्या कहा कि डॉक्टर को बताया कि रात को जब इसकी ऑक्सीजन उतरी है ना, तो इससे बिल्कुल 1 सेकंड भी सांस नहीं लिया गया। तो ये चीज़ आपने भी नोटिस करनी है कि क्या आप ऑक्सीजन के बगैर सांस ले सकते हैं सिचुएशन में या नहीं। उस टाइम ये हुआ कि जो पहले वाला डॉक्टर था वो इस चीज़ को पिक नहीं कर पा रहा, तो जैसे उस दूसरे डॉक्टर ने ये बात सुनी, उसने विद इन नो टाइम मुझे कहा कि इसका MRI करवाएं, मतलब जितने टेस्ट थे वो एमरजेंसी में हुए। उसके में जाके ये पता चला कि जी आपको जो है ना, मेरा, उन्होंने कहा जी इनका तो लंग फेलियर हो चुका है, मतलब 40% डैमेज था, 40 के 50% है, मुझे याद नहीं है, और मुझे मेरे हस्बैंड ने नहीं बताया। लेकिन डॉक्टर ने इनको ये कह दिया कि हमारी तरफ से अब ये
ख़त्म है। अगर ये सर्वाइव कर जाएं तो ये लक ही है, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि मेरी जो रिपोर्ट्स थी उसके अंदर ये था कि मेरा दिल भी थोड़ा बड़ा हो गया, अच्छा जिगर जो है वो भी मतलब हो गया मसला काफ़ी, उसका भी पूरे जिस्म के ऑर्गन्स मेरे वो हो चुके थे। जो फेफड़े थे उनके अंदर पानी आ चुका था, उनके अंदर बबल्स थे और बहुत बुरी हालत थी फेफड़ों की भी। तो उस टाइम उन्होंने मेरे हस्बैंड से परमिशन ली कि कोई इंजेक्शंस थे रेमडेसिवियर्स। उन्होंने कहा कि वो हम इंटेंसिव केयर यूनिट के अलावा आपकी बीवी को नहीं रख सकते, आपकी वाइफ को वहीं रखेंगे और लगाएंगे। तो अगर ये लास्ट हमारे पास रिजॉर्ट है, अगर आप परमिशन देते हैं तो हम लगा देते हैं। बहरहाल क्या हुआ, हस्बैंड ने कहा कि ठीक है कि अगर अल्लाह करे ये बच जाए, लेकिन मतलब ये इट वाज अ बिग डील, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि अभी इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा, ज़रूरी नहीं है कि वो करे सर्वाइव। लेकिन उस टाइम और कोई ऑप्शन था ही नहीं, डू एंड डाई की सिचुएशन थी। तो माय हस्बैंड साइड के ठीक है आप लगा दें। खैर वो इंजेक्शन मुझे 8 के 7 लगे, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उस पर रिस्पॉन्ड करना शुरू हो गई। लेकिन उस दौरान उन्होंने मुझे विटामिन सी के इंजेक्शंस लगाए बहुत ज़्यादा, मतलब कोई 3 या 4 ग्राम्स शायद मुझे लगता होगा विटामिन सी। साथ उन्होंने मुझे हेपेरिन लगा दी इंजेक्शन, जिससे ब्लड थिन होता है वो लगना शुरू हो गया। साथ मेरी ईसीजीज डेली होना स्टार्ट हो गई। मतलब मेरी उन्होंने इंतहा की केयर की एंड आई अप्रिशिएट दैम कि यार इतना अच्छा मैंने स्टाफ कहीं नहीं देखना, या डॉक्टर्स जिन्होंने इतना हाईली लेवल पे कवर की, ये भी देख रहे थे कि वो चाहते तो ये भी कर सकते थे कि जी पेशेंट ये तो मर सकती है तो सो इसके ऊपर ना वो करो। लेकिन शायद मैं फोर्सेस के हॉस्पिटल में थी, मैं किसी की वो नहीं कह रही, लेकिन मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स की कहीं ना कहीं इश्यूज़ होते हैं। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि अब मैं बेहतर हो गई। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपने क्या नोटिस करना है कि मैं ठीक हो गई, लेकिन मेरी ऑक्सीजन डिपेंडेंसी इतनी थी कि उन्होंने मुझे कहा था, एक चीज़ उन्होंने मुझे और कही थी कि आपने उल्टा लेटना पेट के बल। तो मैं पेट के बल लेटती थी, मेरी फिजियोथेरेपी होती थी, वो पीछे से टैप करते थे लंग्स को कि मेरा लंग्स बेहतर हो। ये भी कोई एक्सरसाइजेस थी जो वो करवाते थे मुझे बिठा के। लेकिन मैं अगर वॉशरूम भी जाती थी तो मैं ऑक्सीजन के ऊपर जाती थी, एक लम्हे के लिए भी मेरी ऑक्सीजन नहीं उतरती थी। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन लेवल था मेरा वो पहले उन्होंने मुझे लगाई, मतलब जैसे 6 लीटर्स पे लगा रहे हैं जो उसकी होती है क्वांटिटी, तो वो ग्रेजुअली जो है ना वो कम होना स्टार्ट हो गई। उसके बाद अगली कॉम्प्लिकेशन क्या आई कि मुझे ब्रूजेस बनना शुरू हो गए, क्योंकि जब उन्होंने मेरा वो इंजेक्शन लग गया तो उन्होंने क्या हुआ कि मुझे हेपरिन तो लगती रही, जो मेरे मेन पॉइंट है कि आपका अपना भी ब्रेन उसके ऊपर काम करना चाहिए, कि वो मुझे हेपरिन लगाते रहे ब्लड थिन करने के लिए। और मेरा उन्होंने क्या किया कि विटामिन सी बंद कर दिया। विटामिन सी क्या होता है कि वो ब्लड को मतलब आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स को इन्हांस करता है और आपकी जो है ना बॉडी उसके ऊपर ब्रूजेस नहीं आते। वरना हेपरिन लगने वाले पेशेंट जो ब्लड थिनर होती है उससे बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो हो जाता है। ये चीज़ आप भी नोटिस कीजिएगा कि जब आपको कोई ब्लड थिनिंग वाली चीज़ दे रहे हो तो आपके जिस्म के ऊपर ये नीले बड़े बड़े निशान आना शुरू हो जाएंगे, इन्फेक्शंस होनी शुरू हो जाएंगी। बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे लिए बहुत अच्छा। अब इसमें ये था कि क्योंकि मुझे एंटीबायोटिक्स भी लग रही थी सारा कुछ, और मेरा इम्यूनिटी लेवल बहुत कम हो चुका था। एंटीबायोटिक्स वो इसीलिए दे रहे थे कि मुझे वो कवर मिले और कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए। अब क्योंकि मुझे हेपरिन दे रहे थे जो कि ब्लड पतला करने वाली थी, और ऊपर से वो मेरी ब्लड टेस्ट पे भी परेशान होते थे कि जी इसका तो जो है ना खून का जमने वाले खुलिये बहुत कम आ रहे हैं, जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, क्योंकि वो मेरे 80-90 इतने आते थे और कम से कम 150 होने चाहिए थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी जिस्म के अंदर इन्फेक्शंस डेवलप होगी, जहाँ तक कैनूले लगे वो जगह सूज जाएँ जहाँ ये बर्नोलाज लगते थे, और मेरी बॉडी के ऊपर नीले नीले ब्रूजेस बनना शुरू हो गए, और मेरी इवन गम्स में से ब्लड आना शुरू हो गया, और बहुत बुरी सिचुएशन थी। ये इस तरह के इसके ऊपर बनना शुरू हो गए थे, ये देखें पूरी बॉडी के ऊपर। अब ये देखें कि अल्लाह की तरफ से होता है कि आप कभी कभी बड़ी चीज़ से निकल के छोटी चीज़ में फंस जाते हैं, तो आपने अपनी हर चीज़ पर तवज्जो देनी है। जब हॉस्पिटल में जाना है अपनी लैब्स अब खुद भी देखने की कोशिश किया करें, कि डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रही थी। अल्टीमेटली जब मैंने देखा तो मेरी कज़न ने मुझे कहा कि विटामिन सी तो क्लॉटिंग को इन्हांस करता है, और जब तुम्हें आईटीसी में ये चीज़ें लग रही थी तो तुम इस चीज़ से बची हुई थी, क्योंकि तुम्हें हेपरिन लगने के बावजूद शायद विटामिन सी लग रहा था। और यहाँ वो हेपरिन तुम्हें दे रहे हैं, मतलब जो ब्लड को पतला तो कर रहे हैं, और रिपोर्ट्स में जब आ रहा है कि जी आपके खून के खुलिये जमाने वाले कम हैं, तो तुम्हें छुट्टी नहीं दे रहे और कह रहे हैं अब ये बढ़ेंगे तो करेंगे। तो उसने फिर कहा कि यहाँ पे आपने विटामिन सी बंद कर दी है। वहाँ पर उन्होंने मेरी एक गोली सिर्फ कर दी दिन में, मैं मतलब 1000 वाली वो लेती थी विटामिन सी की टैबलेट, CSE वाली। तब जाके उनको हमने बताया, उन्होंने मेरी हेपरिन बंद की, और ये मेरी पूरी बॉडी इन ब्रूजेस से भर गई इन्फेक्शन से, क्योंकि अंदर इसकी वजह से इम्यूनिटी भी लो थी और ब्लीडिंग इतनी होती थी कि जहाँ भी सुई लगाते जाते थे वहाँ पर वो ब्लड ही ब्लड, और वो सूज जाती थी जगह। तो मतलब मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, और ये कोरोना से तो सफ़र किया ही किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर वो ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। और जब ये बात पता चली जी कि विटामिन सी नहीं दे रहे थे, तो इस वजह से ये हो रहा है, और साथ ऊपर से आप हेपरिन दिए जा रहे हैं, कि जब ऑक्सीजन डिपेंडेंसी कम होगी तो अब आप बेहतर हो रहे हैं, तो आप ऑक्सीजन बंद करने के साथ बाकी ट्रीटमेंट्स को भी गौर करें।
तो जब आपका कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो आपको अगर डॉक्टर्स को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही और वो ज़्यादा ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब हो रही है तो आप इसमें मैं ये कहूँगी कि सेकंड ओपिनियन भी साथ लिया करें और ख़ुद भी चीज़ों को नोटिस करने की कोशिश किया करें। यहाँ ये कुछ 4-5 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि सेकंड ओपिनियन ज़रूरी है। कफिंग होती है लेकिन कई दफ़ा ज़्यादा नहीं भी होती, बॉडी एक्स होते हैं कोविड में और प्लस आपको सांस चढ़ेगी।